गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने कुछ कंटेंट समझा दिए थे आपको प्लेन के बारे में। अभी कुछ कंटेंट और रह गए हैं, वो भी समझाने हैं। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया था आपको कि पॉइंट जो है वो अगर 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अब इंटरसेप्ट वाला भी मैंने बता दिया था। अब है कि कोई प्लेन जो है, प्लेन पासेस through the intersection of two plane। प्लेन जो है वो दो प्लेन दिए हुए हैं, उनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि दो प्लेन तो पहले ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके मान लिया मैंने, मान लिया ये दोनों प्लेन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद जो इनकी शेप बनेगी वो मान लीजिए ऐसी बनेगी कि ये दोनों प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक प्लेन यो है और एक प्लेन ऐसे है, तो यहां पे तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई इनकी, ये वाली, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। एक प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां से इंटरसेक्टिंग लाइन क्लियरली विजिबल है। अब कोई प्लेन जो है वो इस लाइन से पास हो रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ना भाई, प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो किसी पॉइंट पे नहीं करेंगे, लाइन पे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो उन दोनों पे कॉमन होंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो हम बोलते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये फर्क है दोनों में कि दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इससे कोई प्लेन पास हो रहा है, सपोज करिए ऐसे ये, तो ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन से प्लेन पास हो रहा है। तो ये वाला प्लेन देखिए कहां से पास हो रहा है, इस लाइन से। इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, वेक्टर में भी और कार्टेशियन में भी। ठीक है, तो पहले तो हमने मान लिया कि वो जो प्लेन है उनकी इक्वेशंस क्या है। इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स r डॉट n इज इक्वल टू डी। यहां मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लिया है। यूनिट वेक्टर इसलिए नहीं लिया है कि n वेक्टर अगर लेंगे और यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो केवल मॉड से डिवाइड करना है। तो मॉड से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू या तो यहाँ पे लिखी होगी या यहाँ पे लिखी होगी। कहीं एक ही जगह तो लिखनी है हमें, यहाँ पे लिखना है चाहे उसको यहाँ पे लिखना है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह वो वैल्यू नहीं जानी है। r डॉट n1 n2 ये d1 d2, ये इक्वेशन दी हुई है प्लेन की। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन, दोनों जो प्लेन है उनके इंटरसेक्टिंग लाइन से जो इक्वेशन है प्लेन है वो कहां से पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो फॉर्मूला है r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये आपकी इक्वेशन निकल जाएगी काय में, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो n1 n2 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं ना, तो जो इनका मॉड आएगा यानी यूनिट वेक्टर का निकालोगे वो मॉड ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए कोई जरूरत नहीं है आपको यूनिट वेक्टर में उसको चेंज करने की, ये मैंने बताया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे n1 यूनिट वेक्टर लिखता तो जब भी आप इक्वेशन देखते प्लेन की तो आप उसको यूनिट वेक्टर में चेंज करने की कोशिश करते। ठीक है, जरूरत नहीं है चेंज करने की। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम देखें तो, कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखें तो जो प्लेन की इक्वेशन है वो होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू d1 दिया ना, मैं इधर ले आया उसको। और a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। तो दो प्लेन की इक्वेशन अगर ऐसे दी हो कार्टेशियन फॉर्म में, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, जो दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास हो रहा है। तो ये पूरी जो इक्वेशन है ये ऐसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 और प्लस लैम्डा लगा के ये पूरी इक्वेशन लिखते हैं, a2x प्लस b2y c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी पूरी बन जाएगी, ये पूरी प्लस लैम्डा लगा के ये पूरी। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन होगी जो प्लेन इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है, अब आती है बात कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन। हम ऐसे कब कहेंगे कि दो लाइन कोप्लेनर है। कोप्लेनरिटी मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है,
तो लाइन दो है वो ऐसे भी पॉसिबल है कि लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ठीक है, ये इसको बिल्कुल क्रॉस करती हुई निकल के जा रही है। और ये भी पॉसिबल है कि लाइन जो है वो एक लाइन ऐसे क्रॉस करके जा रही है इसको, एक लाइन जो है वो ऐसे क्रॉस करके जा रही है। तो हम उन लाइंस की बात नहीं कर रहे जो इसको क्रॉस करके जा रही है, हम उन लाइंस की बात कर रहे हैं जो इस प्लेन पे लाई कर रही हैं। इसका मतलब ऐसे माने आप कि वो लाइन जिसपे जो लाइन की हम बात कर रहे हैं उस पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स प्लेन पे भी लाई करेंगे, तब हम बोलेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन। यानी वो लाइन ऐसे है, वो लाइन यहाँ पे कैसे भी बन सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे है वो लाइन्स, ठीक है। यानी जो पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं वो सारे पॉइंट प्लेन पे भी लाई कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। दो लाइन्स कब कोप्लेनर होंगी, यानी वो किसी प्लेन पे कब लाई करेंगी, तो उसके लिए कंडीशन है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन। तो लाइन की इक्वेशन दी हुई है r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो अगर ये दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस म्यू b2, a1 a2 क्या है, वो पॉइंट जिनसे लाइन पास हो रही है, और b1 b2 क्या है, वो जिनके लाइन पैरेलल है। तो यहां से हम a1 a2 b1 b2 अगर निकाल लें तो पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1, फिर उसका डॉट निकालेंगे किसके संग, b1 क्रॉस b2 के संग, और वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता है, ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है, तो हम कह देंगे कि लाइन जो है वो कैसी है, कोप्लेनर है, यानी लाइन उस प्लेन पे ही लाई कर रही है। ये वैल्यू हमें चेक करनी है कि जीरो के इक्वल आ रही है या नहीं। अब इसमें हो सकता है कि वो आपको पॉइंट्स देके कुछ चीज मिसिंग कर दे और कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर, वो लाइंस कोप्लेनर हैं तो के की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ये कंडीशन निकल के आ गई कि लाइन जो है वो कोप्लेनर कब होगी। ये वेक्टर फॉर्म में मैंने बता दिया। अगर इसी को हम कार्डिगन फॉर्म में चेंज करें तो कार्टेशियन फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो लाइन की इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, वो होगी x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो अगर ये सब वैल्यू पता है, x1 y1 z1 क्या हो गए, वो पॉइंट जिनसे लाइन पास हो रही है, x2 y2 z2 भी वही पॉइंट हो गए। तो यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये पूरी वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अगर कार्टेशियन में इक्वेशन दी है तो, और कार्टेशियन में कहने के बाद वो हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए कि लाइन कोप्लेनर है, तो ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि ये कोप्लेनर है, ठीक है। अब आती है बात एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। हालांकि ये सिलेबस से नहीं है, उस दिन देव बच्चा जो था उसने दिखाया सिलेबस में नहीं है। बात ये है कि हमारे पास इतना सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए 3D में, और उसमें से केवल इतना सा, बहुत मतलब ऐसे मानो आप 1% से भी कम, 1% से भी कम कंटेंट बोर्ड ने कह दिया कि साहब ये नहीं आएगा, ठीक है। तो बात यह है कि उस कंटेंट को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक कंटेंट जो समझना है वो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे पास समझने के लिए कि हम इसको नहीं समझ पाएंगे, हम समझ लेते हैं, उसको कर लेते हैं, वो ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत बड़ा कंटेंट अगर बोर्ड ने रिप्लेस किया होता तो चलो बात ठीक है, साहब इतना कंटेंट कर दिया, क्यों हम इस पर टाइम खराब करें, हम ऑलरेडी इतना कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उसको समझने में वो चीजें तो यूज वैसे भी हो ही रही हैं, तो उसके लिए छोटे से कंटेंट को हम क्यों छोड़ के चले, और छोटे से कंटेंट को पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें हो सकता है कि हमें और इजी वे में समझ में आ जाए। हम इतनी बात नहीं समझ पा रहे, हम उसको छोड़ने पे ध्यान दे रहे हैं कि ये कंटेंट तो सिलेबस में नहीं, इसलिए पढ़ लीजिए। वो अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का तो वो आपकी मर्जी, मैं उसको पढ़ा देता हूँ इससे कि समझ में चीजें आ जाए। हाँ, कोई बहुत बड़ा कंटेंट होता तो बात अलग थी, तो ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं करा रहा हूँ। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का एंगल अगर मैं निकालना हूँ, सपोज करिए ये पूरा एक प्लेन है और ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है, इसके बीच का एंगल हमें निकालना है। ये एंगल कुछ भी आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेन की जो सारी आइडेंटिटी है वो उसके नॉर्मल से है, जो उसके नॉर्मल जो वेक्टर है ना n, उससे है। तो जब भी हम बात करते हैं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स,
तो हम इन नॉर्मल की बात करते हैं। तो जब दो प्लेन होंगे तो उनके जो नॉर्मल है वो किस एंगल पे है उससे फर्क पड़ता है। तो हमें नॉर्मल जो है वो निकालना है, उस नॉर्मल को हम निकाल लें और उसके बीच का जो एंगल होगा नॉर्मल वेक्टर का वही माना जाएगा प्लेन के बीच का एंगल। इसीलिए यहां पे भी जो मैं प्लेन की इक्वेशन लूंगा वो मैं ये वाली लूंगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टू गिवन प्लेन दी हुई है, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज थीटा। मान लीजिए वो थीटा है, तो क्या होगा, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 n1 मॉड n1 और मॉड n2, ये फॉर्मूला होता है। n1 डॉट n2 मॉड n1 मॉड n2, ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है। यहाँ पे भी देखो मैंने n1 जो n2 लिए हैं वो यूनिट वेक्टर नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि जब हम मॉड निकालेंगे यहाँ पे तो वो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर बन जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा वेक्टर दिया हुआ है वैसा आप ले लें, उसकी हेल्प से आप कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो n1 n2 n1 डॉट n2 मॉड n1 और मॉड n2 इस तरह निकाल लेंगे। ये प्लेन के बीच का एंगल आया है। अब एक और कंसेप्ट है, अगर एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल अगर वो कहे तो हम कैसे निकालेंगे। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है। जैसे ये प्लेन दिया हुआ है और ये इसका जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, वेक्टर। अब हमसे कह रहा है कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। मान लीजिए लाइन और प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये प्लेन है और ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर हो गए। देखो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल 90। लेकिन मैंने बताया था कि प्लेन की सारी आइडेंटिटी तो उसके नॉर्मल से है। तो नॉर्मल और ये जो लाइन है ये कैसी है, पैरेलल। यानी उल्टा होता है इसमें, जब वो कहे कि लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तो एक्चुअल में नॉर्मल और लाइन पैरेलल है, और जब वो कहे कि नहीं लाइन और प्लेन पैरेलल है तब एक्चुअल में वो परपेंडिकुलर है। तो कहीं अगर ऐसी कंडीशन अगर यूज होगी तो हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, उसको उल्टा करके समझेंगे। अच्छा, ये मैंने वेक्टर बताया है, कार्टेशियन भी बता दूं तो कार्टेशियन भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्लेन्स के जो dr है वो a1 b1 c1 है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर मॉड के अंदर, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही निकल के आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई आफत नहीं। अब है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, कहां से, पॉइंट से, ठीक है। कोई पॉइंट दिया हुआ है अलग से कहीं बाहर प्लेन के, उससे उसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि प्लेन की जो इक्वेशन है वो r डॉट n इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पे यूनिट वेक्टर मैंने इसलिए लिखा कि ऑलरेडी वो चेंज कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। r डॉट n इज इक्वल्स टू डी और कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो a है, ठीक है। तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कहां से, उस पॉइंट से। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा a डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड n, ठीक है। देखो मॉड n मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने उसको जो है वो यूनिट वेक्टर में चेंज नहीं करा। तो यूनिट वेक्टर में चेंज करोगे तो यहाँ पे फिर मॉड n नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वेक्टर दिया हो आप उसको वैसे ही लिखा लेने से, वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं है आपको उससे कोई नहीं पता, आपको n मान ले। तो a डॉट n माइनस डी अपॉन n, यहाँ d क्या है, d वही डिस्टेंस है पर ऑरिजिन से जो ड्रॉ की गई है, ठीक है, प्लेन पे। तो a डॉट n माइनस डी। अब इसमें अगर वो ये कह देगा कि नहीं डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन बताइए, तो ऑरिजिन बताएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो तो 0 हो गया, ऑरिजिन बन गया ना। तो ये 0 0 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो सिर्फ d अपॉन n बनेगा। तो जो हम इक्वेशन निकालते हैं ये d, इसमें ये d क्या है, ये d भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से अगर हमें प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है तो कुछ नहीं करना खास,
सिंपल आपको इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करके कंपेयर कर देना है, बस इतना करना है। इसमें तो खैर फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, फॉर्मूले की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो जो कंसेप्ट हम यूज करते आ रहे हैं उसी को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हम डी बोलते आए हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के टाइम पे, वो डी क्या है? वो डी डिस्टेंस है ओरिजिन से, किस पे? प्लेन पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से ही वो पूछ रहा है। तो अलग से फॉर्मूला के ऊपर नहीं, ये जो फॉर्मूला ऑलरेडी हमें दिया हुआ है यही फॉर्मूला काम करेगा हमारा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला जो है वो हम यूज करते रहेंगे।